Welcome to Sierra International School online classes. Hello students, how are you? I hope everyone is fine there. Today we are going to start the topic of variation of acceleration due to gravity. Means कि जब भी हम किसी भी one place to other place जाते हैं from the surface of earth, तो जो acceleration due to gravity की वैल्यू है बेटा, वो place to place क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है. वही डिस्कस हमें आज की क्लास में करना है कि उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है और कितनी चेंज होती है. इज इट क्लियर? और आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट मैसेज देना है बच्चे कि सीबीएसई ने लगभग आपकी क्लास का 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है, मोस्टली हर सब्जेक्ट का. तो उसके लिए भी मैं आपको एक दिन क्लास में नोट करवाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके लीड कर दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके इस टर्म के अंदर आएंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे. वेरिएशन ऑफ acceleration due to gravity. It is denoted by G. किसको डिनोट करते हैं स्मॉल g से? Acceleration due to gravity. क्लियर? सो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे जो हमने कल ड्राइव किया था, that is G is equal to gm upon में r square. This is the formula for acceleration due to gravity. इस फॉर्मूले से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. पहला फैक्टर क्या है इसके अंदर? कैपिटल जी. दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आवर सेकंड फैक्टर इज मास एंड दैट इज द मास ऑफ अर्थ, नॉट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज द मास ऑफ द अर्थ. एंड थर्ड वन इज रेडियस of earth. The value of acceleration due to gravity depends on three factors: mass of the earth, gravitational constant and radius of the earth. अब आपको अच्छे से पता है the gravitational constant and the mass of the earth, these two values are always constant. अर्थ का जो मास है वो भी हमेशा कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होती है? फिक्स. अब बच गया हमारे पास थर्ड फैक्टर, मींस g और m तो कांस्टेंट है, देन g इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. अब ये फैक्टर काम आएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ विच इज नॉट कांस्टेंट. हमारी जो अर्थ की रेडियस है ये कांस्टेंट नहीं है, प्लेस टू प्लेस क्या हो रही है? चेंज हो रही है. बिकॉज आवर अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है बच्चे. हमारी अर्थ के अंदर क्या है? फ्लैटरिंग आ गई है यहां पर. तो जिसकी वजह से पोल पर, एंड दिस वन इज इक्वेटर, पोल पर रेडियस कम होती है और इक्वेटर पर रेडियस क्या होती है? ज्यादा होती है. लगभग इक्वेटर पर जो रेडियस होती है वो 10.5 किलोमीटर लॉन्गर देन द रेडियस ऑन द पोल. जो पोल की रेडियस है वो इसकी रेडियस, इक्वेटर की जो रेडियस है वो पोल की रेडियस से लगभग 10.5 किलोमीटर लॉन्गर है बेटा, बड़ी है. जिसकी वजह से पोल के ऊपर एट पोल द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, क्योंकि रेडियस कम है. और देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा रेडियस के. अगर रेडियस कम होगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी जी? ज्यादा. अगर रेडियस ज्यादा होगी तो वैल्यू क्या होगी उसकी? कम होगी. जिसकी वजह से पोल की अगर हम बात करें वहां पर रेडियस मिनिमम होगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी बेटा? वहां पर मैक्सिमम. सेम अगर हम बात करें एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू क्या होती है बच्चे? मिनिमम. The value of acceleration due to gravity always minimum at the equator and maximum at the pole. अगर हमसे इसका रीजन पूछा जाए, the reason is so simple because the radius of earth is maximum at the equator and minimum at the pole. तो दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जहां रेडियस ज्यादा है वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, और जहां रेडियस कम है वहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी. क्लियर हुआ? अब बात करते हैं प्लेस टू प्लेस की. सपोज करो
अगर हम एज वी गो अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, सपोज करो हम जा रहे हैं लगभग कितने एच हाइट के ऊपर जा रहे हैं, कितनी हाइट पे जा रहे हैं हम, एच हाइट के ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा जी, जो अर्थ की रेडियस है उसके अंदर ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। अब नई रेडियस क्या बन जाएगी, एक तरह से r प्लस एच बन जाएगी। भाई अगर ये हम सरफेस ले, आप इस सरफेस पर लगभग h के डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हो, यहाँ पर ये तो r हो गई हमारे पास, आप इतने ऊपर जा रहे हो, तो जो आपकी नई हाइट बनेगी रेडियस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मैंने ले रखा है यहाँ पर m, तो कितना हो जाएगा, लगभग r प्लस एच हो गया। अब इस r प्लस एच से अगर आप वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो देखा जाए तो सीधा सीधा पॉइंट आ रहा है यहाँ से, जो r प्लस एच है दिस वन इज ग्रेटर देन r से बड़ा हो गया नहीं। जब हाइट ज्यादा हो गई मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो गया ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्वियसली बात है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, मिनिमम, मींस डिक्रीज होती चली जाएगी यहाँ पर वैल्यू। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो आप, एज वी गो अबोव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाना शुरू कर देंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। लगभग अगर हम अर्थ सरफेस से 30,000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, लगभग 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द कंसेप्ट कि अगर हम अर्थ सरफेस से इतने डिस्टेंस के ऊपर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जा रही, कम, क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्थ सरफेस पर तो वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम अर्थ सरफेस से 30,000 किलोमीटर ऊपर चले गए तो देखो वैल्यू डिक्रीज होके कहां पहुंच गई, 0.30 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया आपको इधर से? सेम थिंग अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें कांस्टेंट, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है सिर्फ रेडियस का। एज वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी बेटा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि किस सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो आप बताओगे जी एट द अर्थ सरफेस, जो मैक्सिमम कितनी आ रही, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रहे हैं तो भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और वहीं पर अगर हम लॉजिक लें कि अर्थ के सेंटर के ऊपर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब आ गया दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट के ऊपर रेडियस क्या हो गई, 0, और रेडियस अगर 0 हो गई तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, 0। समझ में आया आपको कि अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रहे हैं तो भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अर्थ सरफेस पर है तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है हर सब्सटेंस, हर ऑब्जेक्ट के लिए, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होने आपको। देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, gm/r²। दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस वन इज द मास ऑफ द अर्थ, जो हमेशा फिक्स होता है। कल कितना होता था, लगभग 6 × 10⁻²⁴। ये हमेशा फिक्स होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये भी वैल्यू फिक्स। अब बच गई रेडियस, दिस वन इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस उसकी चेंज होती चली जाती है, जिसकी वजह से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं जी, कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू पोल पर मैक्सिमम है, इक्वेटर पर क्या है, मिनिमम। देखो अगर एवरेज वैल्यू निकालूं मैं तो
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर होती है बेटा 9.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इक्वेटर के ऊपर ये बैठ जाती है लगभग 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? तो मैक्सिमम बताया मैंने आपको पोल पर है, और मिनिमम किसके ऊपर आ रही है? अर्थ सरफेस पर, इक्वेटर। ये अर्थ सरफेस की बात है, ऐसा नहीं है सर ये तो मिनिमम तो है ही नहीं, इसके बाद तो जीरो भी जा रही है। जीरो सेंटर पे है, और मैं वो बात करूं बच्चे अर्थ सरफेस के ऊपर। इज इट क्लियर? दैट इज द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि अगर हम कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, चाहे कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या हम कोई लाइट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज independent of mass, not depend on mass of object। किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से जब नीचे गिरोगे, तो उनमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट, एक जैसी होगी। अगर वो फिक्स प्लेस पे है तो, अगर उनका प्लेस वेरिएबल हो गया, मतलब एक तो किसी हाइट पर और एक की हाइट हमने ज्यादा कर दी, तो बेटा डिफरेंस हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर हम जितना ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से, वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर हुआ? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। मतलब कि दिस वन इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस वन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में डिफरेंस बताना है आप। पहले डिफरेंस फिक्स, दिस इज इट इज कांस्टेंट, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है हर जगह पर। इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। हर प्लेस पर वैल्यू क्या होती है जी? अलग अलग होती है, चेंज होती चली जाती है। ठीक है? इसकी वैल्यू सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, you can say that in the universe, इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है जी सरफेस पर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दो डिफरेंस पता चले आपको। थर्ड वन, इट्स वैल्यू is 0 at the center of earth. Its value is not 0 anywhere. किसी भी जगह पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी थ्रू द यूनिवर्स। कहीं भी इसको यूज कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। सेंटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। इसकी वैल्यू सेंटर पर क्या हो जाएगी जी? 0 हो जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस वन इज स्केलर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी। दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज नॉट कांस्टेंट। अगर आपसे यूनिट की बात पूछ रहे तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों की डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन क्या बताओगे इसके अंदर? द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स which is equal to the force exerted between two objects
of mass 1 kilogram and kept at a distance of 1 meter from each other. कि अगर ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट की जिनका मास कितना दे रखा है आपको 1 किलोग्राम, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1. ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, 1 किलोग्राम मास इसका है, 1 किलोग्राम मास इसका है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर. तो F इज इक्वल टू किसके आ गया? G के. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल. और ये किसके इक्वल होगा? जितना उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. क्लियर होगा बेटा? अब इसी के कंसेप्ट के ऊपर देखो, आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए. एक तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू GM अपॉन में R स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आया GM अपॉन में R स्क्वायर. इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. आप अपनी बुक में देखना, पहले जो सोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको ट्राई करने की कोशिश करना. इसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे. और इससे पहले एक इसमें और कंसेप्ट आ रहा है कि इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी 3, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब वो तो थी लीनियर मोशन के केस में. अब ये केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. उसके भी डेरिवेशन है सबके. क्लियर? तो आपको ये कंसेप्ट जितना ही मैंने पढ़ाया ये आपको कंप्लीट रिवाइज करके लेके आना है. बेटा पहले क्या था, जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था. एक था ग्रेविटेशन और एक था हमारे पास फ्लोटेशन. अब जो न्यू सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है रिड्यूस करने के बाद, उसमें से फ्लोटेशन चैप्टर को रिमूव कर दिया गया. जो इसका हाफ पार्ट था फ्लोटेशन, जिसके अंदर थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, फोर्स ऑफ बियोंसी, बायोन फोर्स, ये सारी चीजें थी, ये सब आपकी रिमूव कर दी गई सिलेबस में से. तो आपका सिर्फ यही चैप्टर बचता है, उसका हाफ ग्रेविटेशन. अब इसके कुछ कंसेप्ट रह गए जो हम नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर? तो आपको मैंने जो पढ़ा है बेटा आपको इसको कंप्लीटली रिवाइज करना है अच्छे से, और नोटबुक में नोट करना है टाइम टू टाइम. ऐसा ना हो कि आप डिले करते चले. क्लियर बेटा? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ.